नमस्ते, मैं गर्वित रावत। इसरो करता क्या है कि इस पाठ में हम देखेंगे रॉकेट इंजनों को, उनकी विशेषताएं क्या हैं, बनावट कैसा है, गुण क्या है, उनके डिजाइन एंड फीचर्स। तो सबसे पहले ये इस बात समझनी चाहिए कि जो रॉकेट इंजन है वो इंजनों का बॉस माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो सबसे कठिन इंजन होता है बनाना, और जो इंजीनियर वो इंजन बनाते हैं उनको सबसे ऊपर माना जाता है। इसलिए हर एक भारतीय को बहुत गर्व होना चाहिए कि भारत वर्ल्ड क्लास रॉकेट इंजन अपने आप अपने बलबूते बनाता है। तो रॉकेट इंजन अधिकतर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वो है तरल पदार्थ के प्रपेलक जिसमें लगता है, और फिर ठोस पदार्थ का जो प्रपेलक होता है जिसमें लगता है, यानी लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट के रॉकेट होते हैं। तो जो ठोस पदार्थ के हैं वो हमारे दिवाली रॉकेट जैसे ही होते हैं, जिसमें आपका प्रपेलक जो है वो एक बारूद के रूप में होता है, और उनको हम ज्यादा यहां नहीं देखेंगे। हम ज्यादा ध्यान करेंगे जो तरल पदार्थ के प्रपेलक के रॉकेट इंजन होते हैं। अब रॉकेट इंजन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है वो हम देख चुके हैं, और वो है कि किसी तरह से प्रपेलक को वेग से एक तरफ छोड़ना, और फिर रॉकेट पे जो प्रतिक्रिया होगी न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से वो रॉकेट को बल देगा, उठन बल देगा दूसरी दिशा में, जो सीधे आपके न्यूटन के तीसरे नियम से निकलता है कि हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो दूसरी बात क्या है कि जो वेग है या मोमेंटम जो एक तरफ निकलता है उसको तो हमें बढ़ाना है, पर हमने जो रॉकेट सूत्र से पहले देख चुके हैं कि हम डेल्टा वी को बढ़ाने के लिए हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रपेलक निकास करता प्रपेलक है उसकी गति अधिक से अधिक हो, क्योंकि उससे फिर हमें डेल्टा वी भी ज्यादा मिलेगा। तो बात दो हो जाते हैं कि एक तो हमें मतलब वेग छोड़ना है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, पर साथ साथ हम ये जो वेग है उसकी हम गति अधिक से अधिक चाहते हैं। जो हमारी निकास गति है वीई जो हमें रॉकेट सूत्र में दिखता है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे हमें डेल्टा वी या फिर जो हमारा परिवर्तन होगा रॉकेट के गति में वो भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां देखते हैं जो सबसे सरल रॉकेट है। जो सबसे सरल रॉकेट आपने कभी देखा है तो वो है गुब्बारा। मान लो आप गुब्बारा भरते हो और अगर आपने उसको छोड़ा तो प्रपेलक हो जाता है। जो गुब्बारे के अंदर जो हवा है उसमें कोई दबाव है, प्रेशर है, और जैसे वो छूटेगा एक तरफ तो गुब्बारा उल्टी तरफ जाएगा। सीधे सीधे यहां आपको मतलब जो वेग का जो ट्रांसफर हो रहा है कि एक तरफ वेग हवा के रूप में एक तरफ जा रहा है और गुब्बारा खाली गुब्बारा दूसरे तरफ जा रहा है। इसी तरह से आपने सोडा बॉटल भी देखा होगा, जिसमें हम मतलब उसको हिला हिला के मान लो हम उसमें प्रेशर बना देते हैं, और जब उसको खोलेंगे तो जो सारा उसका अंदर का जो दबाव है वो सारा का सारा सोडा एक तरफ निकलेगा तो बॉटल उल्टी तरफ जाएगा। तो यहां पे जो हमने देखे हैं ये जैसे दो उदाहरण हैं, तो इनको कहते हैं एकांगी प्रपेलक रॉकेट। कहने का मतलब है कि प्रपेलक सिर्फ एक है इसमें। ठीक है, तो पहले उदाहरण में जैसे हमने एक गुब्बारा का देखा था तो उसको हम कह सकते हैं वायु एकांगी प्रपेलक रॉकेट या फिर गैस मोनोप्रोपेलेंट रॉकेट। तो इसमें अधिकतर जो है वो मतलब गैस दबाव में डाला जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है और वाल्व के रूप से उसको कंट्रोल किया जाता है कि मतलब उस पर नियंत्रण रहे कि कितना प्रेशर छोड़ना है, कितना हवा निकालना है, जिससे हमें कितना गति पकड़ना है उल्टी दिशा में। अधिकतर रूप से यहाँ पे जो गैस होती है वो अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, जो मतलब ज्वलन नहीं करते क्योंकि उससे वो सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह से तरल एकांगी प्रपेलक के रॉकेट भी होते हैं, लिक्विड मोनोप्रोपेलेंट रॉकेट्स। इसमें जो अधिकतर रूप से जो प्रपेलक है वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, और ये जो प्रपेलक है इसके साथ साथ एक उत्प्रेरक जिसको कहते हैं कैटलिस्ट, उसका भी उपयोग होता है कि जब ये हाइड्रोजन वो उत्प्रेरक या जो भी मतलब आपका जो तरल प्रपेलक है जब वो उत्प्रेरक के ऊपर से जाएगा तो उसमें एक रिएक्शन होगा जिससे मतलब कि उसमें प्रेशर बनेगा और फिर वो छूटेगा। ठीक है, तो ऐसे जो एकांगी प्रपेलक के रॉकेट हैं इनका उपयोग होता है, पर ये मतलब कि प्रक्षेपण वाहनों के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना उठन बल नहीं होता कि वो रॉकेट को धरती से अंतरिक्ष पहुंचा दें, पर ये सैटेलाइट्स या उपग्रहों में इस्तेमाल जरूर होता है। अधिकतर रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन लाने में दिशा में, जिसको हमने स्थितीकरण कह सकते हैं या ओरिएंटेशन, उसमें ये अधिकतर यूज होता है, पर ये प्रक्षेपण वाहनों में इस्तेमाल नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि रॉकेट इंजन की बेसिक बनावट क्या है। मोटा मोटा देखेंगे, अभी संक्षेप में देखेंगे यहां, और एक एक
हिस्से का फिर हम दोबारा विस्तार में देखेंगे इस पाठ में। तो जैसे आप देख रहे हैं ऊपर से अभी हमारे ये है द्विप्रपेलक का रॉकेट इंजन, क्योंकि इसमें प्रपेलक दो आ रहे हैं। तो एक तो होता है हमारा ईंधन और उसके लिए, उसके ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडाइजर। और फिर ये जाते हैं एक दहन कक्ष में जहां इनका ज्वलन होता है, जिससे प्रपेलक का ज्वलन होगा और फिर दबाव बढ़ेगा और वो दबाव फिर छूटेगा एक तरफ, तो वेग के साथ छूटेगा तो रॉकेट को धक्का मिलेगा उल्टी तरफ। अब आप देखोगे कि दहन कक्ष के बाद जो सुरंग है जहां से आपका प्रपेलक निकल रहा है वो तंग हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जो उसका सबसे पतला हिस्सा है उसको कहते हैं कंठ या फिर थ्रोट, ठीक है। और वो भी हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। और कंठ के बाद फिर वो फैल जाता है और जो आखिरी हिस्सा है जो हमारे रॉकेट इंजन का, उसको हम कहते हैं नोजल, और इसको अंग्रेजी में नोजल कहते हैं। और फिर बेल भी कहा जाता है, यानी घंटी, क्योंकि उसका आकार एक घंटी जैसा ही है। तो अब हम इन सबको देखेंगे कि ये क्यों ऐसे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं और क्या गुण हैं। पर इससे पहले हम थोड़ा सा प्रपेलकों की बात कर लेते हैं, जो हमारी द्विप्रपेलक के तरल पदार्थ के जो रॉकेट इंजन होते हैं। तो प्रपेलक दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हाइपरगोलिक और एक को कहते हैं क्रायोजेनिक। तो हाइपरगोलिक जो आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रपेलक एक दूसरे के छूते ही ना उनका ज्वलन हो जाता है, उनको अलग से मतलब ऊर्जा की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको चिंगारी की जरूरत नहीं है, ठीक है, या उनको आग नहीं लगाना पड़ता। तो ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसे हमारा डीजल इंजन है, जो बिल्कुल प्रेशर में आके ही डीजल का ज्वलन हो जाता है, और पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग की जरूरत है, चिंगारी की जरूरत है, जो डीजल इंजन को नहीं होती। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है पर बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। तो ये होता है हाइपरगोलिक। अब इनमें खासियत ये है कि ये आम तापमान में रखे जा सकते हैं, ठीक है। और जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो मतलब बिल्कुल ठंडे हैं, बहुत ज्यादा ठंड। तो ये जैसे हमारे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, तो इनको लिक्विड करने के लिए, तरल लाने के लिए मतलब ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, तो बहुत ठंडे तापमान की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ की ऑक्सीजन को मतलब तरल फॉर्म में लाने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनको कहते हैं क्रायोजेनिक। तो जो हमारा हाइपरगोलिक है वो अधिकतर रूप से UDMH कहते हैं उसको, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन, और जो उसका ऑक्सीकारक है वो होता है NTO या फिर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये अधिकतर रूप से इस्तेमाल होते हैं। और हमारे जो GSLV, PSLV, ये सब हाइपरगोलिक ही हैं, जो मतलब इनका पहला जो चरण है, पहला स्टेज जिससे मतलब वो ऊपर जाते हैं, वो सब हाइपरगोलिक इंजन ही होते हैं वो, और यही इस्तेमाल करते हैं। और क्रायोजेनिक में अधिकतर जो मतलब इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, जिसको LH2 और LOX कहते हैं, LOX, ठीक है। तो हाइपरगोलिक प्रपेलकों का फायदा तो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी आसान है इसकी, थोड़ा सरल है, और क्योंकि ये आम तापमान के हैं तो इनको तैयार रखा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि मतलब कि आप क्योंकि आम तापमान पे होते हैं तो इनको बस आप टंकी भर के आप रॉकेट तैयार हैं आपके हमेशा के। तो इससे क्या होता है ना कि ये मिसाइलों में बहुत उपयोग होता है। सेना को, जो सेना के सारे रॉकेट होते हैं, सारे मिसाइल होते हैं, वो हमेशा हाइपरगोलिक ही हैं, अगर वो तरल पदार्थ के इस्तेमाल कर रहे हो तो, क्योंकि उनको चाहिए एक तरह से, इसको कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब भैया तैयार करो, जब उनको फायर करना है तो वो तुरंत कर सकते हो। अब जहां रही बात क्रायोजेनिक की, वो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि क्रायोजेनिक इतना ठंडा होता है, आप ठंडे चीज को इतनी देर के लिए टंकी में नहीं रख सकते, ठीक है। एक तो आपको मतलब उसके लिए पूरा मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा, पर दूसरी बात यह है कि अगर आपने मतलब इतने ठंडे चीज को बहुत देर के लिए रखा तो वो सूख जाएगा, वो कुछ ना कुछ करके वो सूख जाएगा, निकल जाएगा उसका। तो इसलिए जो क्रायोजेनिक होते हैं उनको रॉकेट मतलब कि प्रक्षेपण से पहले उनका जो पूरा ईंधन है वो आपको, प्रपेलक है, आपको लोड करना पड़ता है। तो मतलब कुछ घंटे पहले ही वहीं का वहीं लोड होता है, उसके बाद ही उसका फायरिंग होता है, तो वो होता है। अब जो हाइपरगोलिक है ये पर्यावरण के लिए ये बहुत हानिकारक है, और आदमी के लिए भी, मतलब ये थोड़ा भी लग जाए तो बिल्कुल आदमी जल जाता है। तो इसमें मतलब सुरक्षित रूप से काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई हादसे हो रखे हैं जिसमें मतलब कई लोगों की जान भी गई है, रूस में भी और मतलब अमेरिका में भी ऐसी 40-50 लोग, क्योंकि अगर पहले उनके जो सिस्टम्स थे जो उनके वो उतने अच्छे नहीं हुए होंगे, और अगर वो दो प्रपेलक एक दूसरे को छू गए कहीं तो टंकी की टंकी मतलब का विस्फोट हो जाता है। एक ऐसा बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था 1960 में सोवियत संघ में, जिसको कहते हैं नेडलिन डिजास्टर। नेडलिन उनका एक बहुत बड़ा ऑफिसर था आर्मी में, तो वो भी उसमें मारा गया था, उसमें कई लोग मरे थे। तो
ये है, ठीक है। और जो क्रायोजेनिक का प्रोपेलक के जो इंजन होते हैं उनका मुख्य फायदा होता है कि उनका जो निष्पादन है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि वो कम भार में ज्यादा उठन बल आपको दे सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा है, वो ज्यादा कार्य क्षमता मतलब दिखाते हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वैसे हाइपरगोलिक से ज्यादा कठिन है, और अब भारत भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी खुद बनाता है, पर वो पहले चरणों में नहीं, वो ऊपर के मतलब आखिरी के चरणों में इस्तेमाल होते हैं जहां उनके उपग्रह होते हैं। अच्छा, तो अब यहां हम देख सकते हैं एक उदाहरण है, ये एक बहुत सरल सा मतलब द्वि प्रपेलक का रॉकेट इंजन। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो उसका भरण तंत्र है वो इस्तेमाल करता है प्रेशर को, मतलब कि दबाव में टंकियां हैं पीछे से, वो दबाव में रखी जाते हैं जिससे वो धक्का मार सकते हैं आपके प्रोपेलक को और आपके मतलब ईंधन और ऑक्सीकारक को, और फिर वो जाके दहन कक्ष में उनका ज्वलन होता है। तो ये काफी सरल है। और पर ये वाले जो है ना, ये इस प्रकार के आपके प्रक्षेपण वाहनों में इस प्रकार का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना उठन बल नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि जो भरण तंत्र है इसका वो उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, इतना भरण नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है कि इतना ईंधन वो धक्का मार के नहीं घुसा पाएगा आपके दहन कक्ष में। तो ये होता है टर्बो पंप सिस्टम। अब ये जो देखिएगा आप, ये असल में इस्तेमाल होता है सारे जो प्रक्षेपण वाहनों के लिए। तो इसको पहले समझते हैं कि कैसे मतलब पंप के द्वारा हम प्रोपेलकों को एक तरह से चूसते हैं टंकियों से, और फिर उसको तेजी से रफ्तार से हम भेजते हैं दहन कक्ष में, ठीक है। और कितना प्रोपेलक, आप सोचोगे इसका जो मतलब जो द्रव्यमान दर है, मतलब जो मास फ्लो रेट जिसको कहते हैं ना, द्रव्यमान प्रवाह दर, ये है करीब 800 किलो प्रति सेकंड। तो 800 किलो का मतलब ईंधन एक एक सेकंड में फूक रहा है, ठीक है। तो ये होता है टर्बो पंप का कमाल। तो टर्बो पंप है क्या? तो टर्बो पंप असल में दो शब्दों से बना है, टरबाइन और पंप, ठीक है। तो पहले तो टरबाइन देखते हैं। तो टरबाइन क्या है? टरबाइन वो है कि कोई भी चीज जो मतलब कहीं से ऊर्जा लेके एक चक्का घुमाता है, उसको टरबाइन कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ये होते हैं, जैसे वायु टरबाइन है, विंड टरबाइन या विंड मिल, हवा को लेते हैं और चक्के घुमाते हैं, और इससे आपको जो करना आप कर सकते हो, बिजली उत्पादन कर सकते हो और कुछ काम करवा सकते हो। और इसी तरह से हमारे जल के भी, पानी के भी टरबाइन होते हैं जो मतलब नदियों में लग सकते हैं, और वो मतलब पानी का प्रवाह इस्तेमाल करके वो चक्का घुमाते हैं, जो फिर आप जनरेटर से कनेक्ट करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हो या और कुछ। तो ये वाले जो है ना, जो टरबाइन इसमें इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं गैस जनरेटर, ठीक है। और ये कैसे चलता है कि ये कुछ इस प्रकार से चलता है जो हम इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मतलब कि बहुत जो गर्म और मतलब प्रेशर में जो गैस आती है वो छूटती है और वो इसके पंखों पे लगती है और इसका चक्का चलता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो फिर से इसको देखते हैं। तो जब एक बार आपका टरबाइन चलेगा तो वो देखिएगा, आप देखोगे कि वो दो पंप से कनेक्टेड है। कैसे? एक डंडे से, ठीक है, जिसको आप शाफ्ट कहते हैं। तो पंप का क्या काम होता है? पंप का काम बस सीधे सीधे ये होता है कि कोई भी तरल पदार्थ को, जैसे इस मतलब केस में, कि एक से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। और वो भी बस चक्के ही हैं, पंप के साथ लगे हुए होते हैं। तो जब टरबाइन चलेगा तो पंप भी चलेंगे। पंप आपके कनेक्टेड हैं टंकियों से, और वो आपका टंकी से ईंधन और ऑक्सीकारक निकाल के आपके दहन कक्ष में डालेंगे। तो मोटा मोटा ये है आपका जो टर्बो पंप की टेक्नोलॉजी है। ये भी जर्मनी ने असल में इन्वेंट की थी जब उन्होंने पहले रॉकेट बनाए थे। पर अब इसको जरा ध्यान से देखिए, तो आप फिर क्या देखेंगे कि जो टरबाइन में इसमें एक कमी है जो इस वाले सिस्टम में है, कि जो टरबाइन में जो आपका थोड़ा सा वो ऑक्सीकारक और ईंधन लेता है, अधिकतर तो दहन कक्ष में जाता है, पर थोड़ा सा तो वो लेगा, मतलब कि आपके टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे फिर आपका ईंधन और ऑक्सीकारक आपके दहन कक्ष में पहुंचेगा। आप देख सकते हो कि उन्होंने एक लाइन खींच रखी है सप्लाई से। पर ये जो टरबाइन है, जितना भी ये चलेगा, पर एक बार इसका चक्का घूमने के बाद जो आपका सारा जो ईंधन है वो तो व्यर्थ जा रहा है, वो असल में बाहर जा रहा है। वो आप फिर से देखिए दोबारा इस वीडियो में, कि एक बार उसने पंखा चलाया तो फिर भी आपका ईंधन तो व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें कुछ कमी है, कि कोई तरीका होना चाहिए था कि मतलब उस ईंधन का फिर हम दोबारा उपयोग करें। तो इस प्रकार के जो इंजन है, जो ये इसको कहते हैं मतलब ओपन कंबस्शन साइकिल ना, खुला दहन चक्र है, क्योंकि ये खुला है, इसमें आपका कुछ ना कुछ ईंधन तो खराब होता है। तो अब इससे जो इम्प्रूवमेंट है वो है
जिसको कहते हैं बंद दहन चक्र या फिर क्लोज्ड कंबशन साइकिल, जिसमें जो टरबाइन से निकला हुआ ईंधन है और निकला हुआ जो ऊर्जा है, कोई गर्मी भी तो आपकी खराब जा रही है क्योंकि वो ईंधन गरम गरम निकल रहा है, वो भी एक ऊर्जा है जो आपका व्यर्थ जा रहा है। तो तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दोबारा दहन कक्ष में डाला जाए। तो ये होता है क्लोज कंबशन साइकिल। पर इस जो क्लोज्ड कंबशन साइकिल है, जो बंद है, जिसमें आप मतलब कि टरबाइन से निकला हुआ जो ईंधन है और जो ऊर्जा है उसको कैसे वापस दहन कक्ष में डालना, ये करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो विशेष क्रिया है, जो टेक्नोलॉजी है, सब प्लम्बिंग में आता है। बिल्कुल जैसा आप प्लम्बर बुलाते हो, पर यहां भी प्लम्बिंग पर बहुत हाई लेवल की है, ये बहुत ऊंचे लेवल की है। और मतलब कि उसमें ये देखना पड़ता है कि मतलब कि उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, कहीं ये ऐसा ना हो कि दहन कक्ष वापस ये उल्टा घुमाने लग जाए टरबाइन को, कैसे उनका वाल्व सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इसका आविष्कार किया था सोवियत संघ ने, और ये हुआ था करीब 1960s में ही हुआ था ये। और मतलब कहानी काफी अच्छी है, लंबी है, कि यूएसए नहीं कर पाया ये, बल्कि कोई और नहीं बना पाया, यूएसए नहीं बना पाया, सिर्फ सोवियत संघ के पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो आप इसको विकिपीडिया में भी ऐसे देख सकते हैं कि विकिपीडिया में भी उन्होंने दिखा रखा है कि कैसे खुला दहन चक्र होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि टरबाइन उन्होंने बीच में डाल रखा है, और फिर भी आप देख सकते हैं कि जो खुला दहन चक्र है उसमें आपका जो ईंधन है वो व्यर्थ जा रहा है ना। और फिर यही विकिपीडिया में जो उन्होंने बंद दहन चक्र में, वही जो टरबाइन से निकला हुआ ईंधन वापस दहन कक्ष में जा रहा है। तो ये तो था आपका कि टर्बो पंप कि कैसे मतलब हम टंकियों से मतलब वो आपका ईंधन और आपके प्रोपेलकों को दहन कक्ष तक पहुंचाते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आप देखोगे कि जो नोजल है तो उसका ये कोण आकार होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये कोण आकार क्यों है। तो चलो देखते हैं किसको पता है। तो थोड़ी देर सोच लीजिए, हम अभी मिलते हैं 10 सेकंड बाद। हाँ जी, तो सवाल ये था कि जो हमारा रॉकेट इंजन है दहन कक्ष के बाद वो अचानक एक कोण रूप में क्यों फैलता है। मतलब कि तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसको सीधा रखते तो क्या होता। तो क्यों है कि हमारे जो दहन कक्ष के बाद कि ये कोण रूप में ऐसे फैलता है, जो जिसको हम नोजल कहते हैं। तो फिर से जो है इसका जवाब आपको किसमें मिलेगा, रॉकेट सूत्र में। रॉकेट सूत्र में क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रोपेलर की गति बढ़ानी है। और अब अगर हमने इसको सीधा रखा होता, अगर फैलाया ना होता, तो आपको पहले तो देखना है कि जो हमारा प्रोपेलक है जो निकास करता जा रहा है उसका जो द्रव्यमान प्रवाह दर है वो स्थिरांक है। कहने का मतलब है मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। मतलब कि मान लो अगर 500 किलो प्रति सेकंड का प्रोपेलक निकल रहा है तो हर एक पॉइंट पे, पूरे नोजल में हर एक पॉइंट पे उतना ही निकलेगा, 500 किलो प्रति सेकंड। और अगर हर एक पॉइंट पे 500 किलो प्रति सेकंड है और जब आकार भी मतलब बराबर हो, तो इसका मतलब है गति भी बराबर होगी हर एक पॉइंट पे। तो गति बदल नहीं रही है, पर हमें क्या करना है, हमें गति बढ़ाना है। तो ये कैसे करते हैं हम, ये ऐसे करते हैं कि क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं और तभी जाके वो घंटी जैसा दिखता है, जिसको हम बेल भी कहते हैं। नोजल को बेल भी कहा जाता है। और एक बार जब वो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्योंकि द्रव्यमान प्रवाह दर स्थिरांक है, क्योंकि उतना ही भार हर एक सेकंड जाना है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मतलब कि क्या होगा कि वहां का जो घनत्व है वो कम होगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो मतलब कि उतने ही कम अगर आपका घनत्व में उतना ही भार निकलना है तो एक ही तरीका है, और वो कैसे है, वो है कि गति बढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए इसको घंटी का रूप दिया जाता है नोजल को, जिससे वो उसको फैलाते हैं, जिससे कि हम उसका निकास करते प्रोपेलक का गति बढ़ा पाएं, और जिससे हमारा रॉकेट सूत्र के हिसाब से हमारा डेल्टा वी या फिर गति परिवर्तन रॉकेट का बढ़े। तो अब अगला सवाल क्या होगा, ये देखेंगे कि भैया वो तो ठीक है, पर कितना चौड़ा किया जाए, बस बढ़ाते जाएं या कितना चौड़ा किया जाए। मतलब कि इस घंटी को, जो नोजल की घंटी है, उसको कितना मतलब चौड़ा किया जाए और क्यों। अब ये तो समझ में आ गया कि नोजल को इस प्रकार से फैलाते क्यों है, उसको एक कोण रूप क्यों दिया जाता है, और वो इसलिए है क्योंकि हमें निकास करते प्रोपेलर की गति
अधिक से अधिक बढ़ानी है, जिससे हमारा जो रॉकेट में डेल्टा वी हो वो भी अधिक से अधिक बढ़े, जो हमारे रॉकेट सूत्र से आता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कोण को कितना फैलाया जाए, कितना चौड़ा रखा जाए जहां पे प्रपेलक निकास कर रहा है। क्या बिल्कुल बढ़ाते जाएं या फिर कितना बढ़ाते जाएं? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा जो निकास करता प्रपेलक है उसके दबाव में क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे वो नोजल के भीतर से जा रहा है उसका प्रेशर में क्या वेरिएशन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि प्रेशर तो उसका कम होगा, उसका दबाव तो कम होता जाएगा जैसे जैसे वो निकलेगा, क्योंकि वो चौड़ा होता जा रहा है, उसका घनत्व भी कम होगा। जैसा आपको पता है दहन कक्ष में तो सारा का सारा उतना ही भार का जो ईंधन है वो छोटे से मतलब क्षेत्र में है, छोटे से वॉल्यूम में है, और जैसे जैसे वो निकल रहा है वैसे वैसे उसका घनत्व कम हो रहा है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इस घनत्व कम होगा तो उसके हिसाब से उसका प्रेशर या फिर दबाव भी कम होता जाएगा। तो अगर मान लो हमने उसको कम चौड़ा बनाया तो क्या होगा कि जो बाहर का दबाव है, जो हवा का दबाव है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय जो दबाव है बाहर का, अगर हमारा अंदर जो नोजल का निकास करता प्रपेलक का दबाव ज्यादा है उससे निकलते वक्त, तो फिर क्या होगा, प्रपेलक नोजल से निकलते ही फैलेगा, और वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो दिशाहीन हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैलेगा। और हम चाहते हैं कि सारा प्रपेलक एक ही दिशा में जाए, क्योंकि एक बार प्रपेलक अलग अलग दिशाओं में फैलेगा तो फिर जो उसका प्रतिक्रिया होगा, जो उसका वेग का प्रतिक्रिया होगा, तो वो फिर अलग अलग दिशाओं में होगा। तो हमारा जो रॉकेट है वो एक दिशा में, मतलब एक दिशा में उसको ढंग से धक्का नहीं मिलेगा, तो उसका जो जिस दिशा में उसको धक्का चाहिए वो थोड़ा कम होगा। अब अगर दूसरा तरीके से देखें, अगर हमने उसको ज्यादा फैला दिया कि मतलब कि जो नोजल के अंदर का दबाव है वो बाहर के वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर बाहर की जो हवा है वो अंदर नोजल में आगमन करेगी, और वो भी नहीं चाहते हम। वो क्यों नहीं चाहते, क्योंकि एक बार बाहर से हवा अगर नोजल के अंदर आ गई तो उसके प्रवाह में एक प्रकार का अवरोधन आएगा। हवा में मतलब कुंडलियां बनेंगी, गांठ बनेंगे, वो धारा रेखी नहीं रहेगा और उससे भी समस्या होगी, फिर उसका अच्छा सा प्रभाव हमको नहीं मिलेगा। तो इसका रहस्य क्या है, इसका तोड़ यही है, जो तकनीकी वैज्ञानिक रूप से यह है कि असली में उत्तम नोजल वो होता है, उत्तम विस्तृत नोजल जिसको कहते हैं, वो होता है जिसकी चौड़ाई इतनी ही हो जिससे निकास करते प्रपेलक का जो दबाव है वो बिल्कुल वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो, कि मतलब नोजल के अंदर का बिल्कुल निकलते वक्त और बाहर का दबाव अगर बराबर है तो वही उत्तम है। अगर वो कम चौड़ा है तो उसको हम कहते हैं अंडर एक्सपैंडेड नोजल या कम विस्तृत नोजल, और अगर वो ज्यादा खुला है तो उसको हम कहते हैं ओवर एक्सपैंडेड नोजल या फिर अधिक विस्तृत नोजल। अब प्रश्न ये उठेगा यहाँ पे कि भैया जैसे जैसे रॉकेट हवा में उड़ता जा रहा है तो वायुमंडलीय जो दबाव है वो तो बदलता रहता है, जो हमको पता है हमारे वायुमंडल में जो मतलब समुद्री तल पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बिल्कुल कम होता रहेगा, और खासकर 10 किलोमीटर के ऊपर जहां ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है फिर अचानक और भी घटने लग जाता है। तो फिर कितना रखा जाए, तो यहाँ पे इंजीनियर अधिकतर उसको कहीं बीच का ढूंढते हैं, क्योंकि आपको हर जगह परफेक्ट नहीं मिल सकता, बिल्कुल सटीक नहीं मिलेगा कि वो नीचे भी उतना ही रहे, या तो फिर आपको नोजल इस प्रकार की बनानी पड़ेगी जो अपना आकार बदलता रहे जैसे जैसे बाहर का वायुमंडलीय दबाव बदलता रहे, पर वो ज्यादा मुश्किल लगता है। तो ये करीब क्या करते हैं कि करीब जो 5 किलोमीटर का दबाव है, जो मतलब समझ लो कि समुद्र तल से आधा करीब है, जो दबाव होता है ये नोजल उसके आकार के लिए बना देते हैं। अब एक और चीज आप कहोगे, फिर जो नोजल है ये तो धरती पे तो ठीक है, हवा का इतना दबाव है, पर अंतरिक्ष में तो दबाव होता ही नहीं है। अब खैर इसको हम वैक्यूम कहते हैं, कहते वैक्यूम है, पर ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल भी दबाव नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, पर हाँ ये जरूर है। और इसीलिए जो है जो छोटे छोटे उपग्रह है ना, उनके जो रॉकेट हैं जो मतलब अंतरिक्ष में चलने वाले हैं, उनके जो नोजल हैं, उनकी जो घंटी है जो वो बहुत चौड़े होते हैं, मतलब कि प्रक्षेपण वाहन के नोजलों के मुताबिक। अब जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ये है हमारा GSLV, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो मतलब नोजल हैं जो आपके पहले चरणों में हैं, जो आपके बिल्कुल प्रक्षेपण के समय इस्तेमाल होते हैं, वो काफी छोटे हैं, और जो आपके जो मतलब ऊपर के चरणों में जो अंतरिक्ष में चलने वाले नोजल हैं, इनका साइज देखो ये काफी बड़े होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि वहां जो है बाहर का जो दबाव है वो बिल्कुल नाममात्र है समुद्र
तल के मुताबिक की तुलना में। और जैसे कि जो ऊपर के ये जो नोजल हैं ये करीब 3-3 मीटर चौड़े होते हैं और जो धरती पे इस्तेमाल करने वाले नोजल हैं वो करीब 1-1 मीटर करीब चौड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हमें काफी कुछ समझ में आ गया कि जो ये नोजल है दहन कक्ष से लेके जहां तक प्रपेलक निकल रहा है उसका आकार इस प्रकार से क्यों बनता है। अब इस नोजल की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। असल में ये जो नोजल है ये सैद्धांतिक रूप से इसको कहा जाता है डी लेवल नोजल, और डी लेवल नोजल की जो थ्योरी है, जो वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, ये रॉकेटों से पहले ही लोगों को मालूम थी। तो इसमें क्या खासियत होती है कि जो कंठ है, यानी कि जहां पे सुरंग सबसे पतला है, जो दहन कक्ष के बाद थोड़ा दबा हुआ रहता है, और उसको दबाना भी इसलिए पड़ता है नहीं तो दहन कक्ष में दहन नहीं होगा ठीक से। तो खासियत यह है कि उससे वहां तक जो है या उससे पहले जो प्रपेलक निकलते हुए प्रपेलक की गति है, वो जो ध्वनि गति है उस जगह पे उसको पार नहीं कर सकता। अब जैसे ध्वनि गति जो है, जो आवाज की गति हवा में होता है करीब जैसे 300-350 मीटर प्रति सेकंड, पर यहां पे क्योंकि ये तापमान बहुत ज्यादा है, तो हमको अगर पता होगा, याद होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि तापमान के साथ ध्वनि गति बढ़ती है करीब वर्गमूल के हिसाब से, पर ध्वनि गति काफी कुछ बढ़ती है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ तापमान करीब काफी बढ़ जाता है, तो ध्वनि गति भी करीब आपको 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा थोड़ा सा प्रति सेकंड मिल जाएगा आपको कंठ पे। पर जो भी उस तापमान में उस प्रपेलक के लिए, उस वायु के लिए जो भी ध्वनि गति है, वो कंठ पे ज्यादा से ज्यादा ध्वनि गति तक पहुंच सकते हैं। तो कंठ से पहले जो भी है हमारा जो प्रपेलक की गति है उसको हम अवध्वनिक कहते हैं या सबसोनिक, और उसके बाद ही जब नोजल फैलता है घंटे के रूप में, जिससे हम उसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो फिर वो अधिध्वनिक गति पहुंचती है प्रपेलक की, या फिर सुपरसोनिक। ठीक है, तो कंठ पे जो है ये करीब करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे थोड़ा ज्यादा तक पहुंचती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहां जो है ना तापमान कई हजारों डिग्री पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा ध्वनि गति भी बढ़ जाता है। और जब निकास करती हुई गति है वो सीमित तभी रहती है 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपकी जो प्रपेलक की निकास करती गति जो है, अगर प्रपेलक की गति कंठ पे ध्वनि गति से ज्यादा हो जाएगा तो फिर अवरोधन बन जाएगा, उसको कहते हैं चोकिंग, या तो फिर वो अवरोधक हो जाएगा, वहां पे वो फंस जाएगा हवा, और फिर आपका इंजन ढंग से नहीं चलेगा। तो ये भी कि एक विज्ञान का एक तजुर्बा है कि अगर ये नियम ना होता विज्ञान का कि ध्वनि गति तक सीमित ना होता कंठ पे, तो फिर हमारा रॉकेट और भी शक्तिशाली बन सकते थे। पर यह भी एक प्रतिबंध है इंजीनियरों के लिए जब भी वो एक नोजल का डिजाइन कर रहे हों। और विकिपीडिया पेज पे भी इसको अच्छे से बता रखा है कि एक अच्छा सा उन्होंने डायग्राम दे रखा है ग्राफ के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंठ से पहले जो है वो सबसोनिक है, अवध्वनिक, और कंठ के बाद वो अधिध्वनिक बन जाती है आपके प्रपेलक की गति। और यहाँ लिख रखा है जैसे m इज लेस देन 1, और बिल्कुल आपके कंठ पे, थ्रोट पे m इज इक्वल टू 1, जो मैक्स स्पीड है, जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वहां पे, और उसके बाद m इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि आप अब मैक्स से ज्यादा तेज चल सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड से तेज चल सकते हो। और आप देख सकते हैं यहाँ लाल में टेम्परेचर है कि टेम्परेचर कैसे कम होता है, आपके पूरे नोजल के साथ साथ, और प्रेशर भी कैसे कम होता है, और आपकी वेलोसिटी या गति जो नीले में दे रखा है वो बिल्कुल कैसे कैसे तेज होता है अवध्वनिक से अधिध्वनिक, थ्रोट के बाएं और दाएं साइड को कंठ के आर पार। तो अब हम रॉकेट इंजन का कुछ भागों का जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको देखते हैं। तो पहले आता है जिसको हम कहते हैं अंतःक्षेपण पट्ट, यानी इंजेक्टर प्लेट। तो ये जो अंतःक्षेपण क्षेपक पट्ट जो है, ये आपके टंकियों का जो भरण है, जो आपके प्रपेलक आ रहे हैं, आपके ईंधन और ऑक्सीकारक जो आ रहे हैं, और जो आपका दहन कक्ष के बीच में आता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा आपके दहन कक्ष में प्रपेलकों का आगमन होता है, इसी के द्वारा। और इसलिए इसका जो रोल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका डिजाइन होना बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपका दहन अगर खराब होगा तो फिर आपका रॉकेट भी खराब से ही चलेगा। तो इसको जरा देखते हैं। तो ये दिखता कुछ ऐसा है, ठीक है, और कायदे से ये बिल्कुल वही काम करता है जो आप कहोगे एक शावर हेड काम करता है। ठीक है, ऊपर से पानी आता है और जैसे नीचे छोड़ रहा है, पर इसमें कुछ अलग है।
पहली बात तो जैसे आपका शावर हेड में तो पानी ही पानी आता है, पर यहाँ पे एक नहीं 2 तरल पदार्थ आ रहे हैं, ठीक है। एक है आपका ऑक्सीकारक और एक है ईंधन। तो इसके अंदर क्या है, 2 मंजिल है, खाने 2 हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीकारक है वो ऊपर से आता है और जो ईंधन है वो बीच से आता है, साइड से आता है, ठीक है। तो ऊपर से जो ऑक्सीकारक है उसके जो ड्रिल बना रखे हैं, जो उसके छेद हैं, सुरंग हैं, वो अलग है और फिर बीच का खाना भी अलग है। तो जो आपके फाइनली जो इसमें ड्रिल होते हैं वो असल में दोनों आते हैं, ऑक्सीकारक के भी होते हैं और ईंधन के भी होते हैं। और वो किस हिसाब से उन्होंने कर रखे हैं वो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, या तो फिर एक को छोड़ के एक करते हैं आजू बाजू में, या तो फिर अंदर से बाहर एक को छोड़ के एक ईंधन का होगा, एक ऑक्सीकारक का होगा। इस प्रकार से इनका मतलब बनावट होता है। तो इंजेक्टर प्लेट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके रॉकेट इंजन का। तो इसका निर्माण बहुत सटीक और बहुत सही होना चाहिए। एक और फर्क है, जैसे कि आपका जो शावर हेड है इसमें तो सारा पानी सीधे नीचे आता है, ठीक है, पर इसमें ऐसा डिजाइन नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, जो ड्रिल है ना, जो ऑक्सीकारक और जो ईंधन के, वो थोड़े तिरछा मारे जाते हैं, थोड़ा सा तिरछे मारे जाते हैं कि ऑक्सीकारक और ईंधन या फिर दोनों एक दूसरे को मतलब छुएं, जिससे बिल्कुल आपका ज्वलन सबसे ज्यादा हो सके। क्योंकि यहाँ एक एक बूंद का हिसाब लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको चाहिए कि सबसे ज्यादा ज्वलन, सबसे बढ़िया ज्वलन। वो चाहते नहीं है कि एक भी बूंद आपका तेल या मतलब कि आपका ईंधन या फिर आपका ऑक्सीकारक व्यर्थ जाए। तो यहां तक होता है इसका मतलब पूरा डिजाइन। तो ये था आपका अंतःक्षेपक पट या फिर इंजेक्टर प्लेट। हाँ जी, तो अभी जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट इंजन चालू है, ठीक है, ज्वलन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जलता हुआ प्रोपेलर भी नोजल के नीचे से निकल रहा है। पर फिर भी आप देखोगे कि पूरा जो नोजल है, जो उसकी घंटी है, वो बिल्कुल ही मतलब जमा हुआ है बर्फ से, ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि बर्फ से जमा हुआ है, बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है? तो पहली बात तो अगर हम नोजल को ठंडा नहीं रखेंगे तो नोजल गल जाएगा, क्योंकि जितना प्रोपेलर का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और नोजल काफी पतला और हल्का बनाना पड़ता है, तो उसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि फिर उसको ठंडा कैसे रखा जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं नोजल का शीतकलन या फिर नोजल कूलिंग। और इसका क्या तरीका होता है? तो होता यह है कि जो हमारा ईंधन है, हम उसी को नोजल में मतलब नोजल के आजू बाजू पूरा तरह से लपेट के एक पाइपों के द्वारा लपेटा जाता है। और जो आपका ईंधन तो आपको जैसे पता है वो वैसे ही 200 डिग्री मतलब 0 से कम -200 डिग्री सेंटीग्रेड करीब उसका तापमान होता है। तो वो ठंडे ठंडे को पहले हम नोजल के मतलब पूरे तरह से उसके पूरे सरफेस पे हम लपेट के फिर वापस उसको फिर दहन कक्ष में डाला जाता है। तो उस प्रकार से नोजल की कूलिंग रहती है, ठीक है। और ये होता है जैसे पाइपों द्वारा, जो आप यहां देख सकते हैं। और पर इसके 2 चीज हैं। तो एक तो क्या है कि आपका जो ईंधन है, जो आपका नोजल है, उसको तो ठंडक मिल रही है, तो वो ठंडा हो रहा है, तो वो मतलब गलने से बच रहा है। पर साथ साथ दूसरा कि आपका ईंधन गर्म हो रहा है। और उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि जितना गर्म आपका ईंधन रहेगा उतना ही गर्म ईंधन आपके दहन कक्ष में जाएगा। और जैसे हमको पता है, जितना आपका गर्म ईंधन दहन कक्ष में जाएगा उतना ही गर्म आपका दहन कक्ष बनेगा। और हम चाहते हैं दहन कक्ष को गर्म से गर्म होने में। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे फिर याद है आपको कि हमारा जो प्रोपेलर की गति है वो हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रोपेलर की गति जो है उस पर प्रतिबंध है, वो सीमित है सिर्फ वहां के ध्वनि के गति के मतलब बराबर, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। नहीं तो मतलब प्रोपेलर वहां फंस जाएगा, उसकी चोकिंग हो जाएगी, अवरोधन हो जाएगा। तो ये मतलब 2 काम आते हैं। तो एक तो नोजल भी ठंडा होता है और प्रोपेलर भी गर्म होता है, जिससे हमारा दहन कक्ष भी गर्म होता है। तो ये तकनीक यहां प्रयोग होता है आपके नोजल शीतकलन में। अच्छा, तो जैसे आप इस वीडियो को देखिए तो आप देखोगे कि अभी इसका रॉकेट का ज्वलन हो रहा है इंजन का, और बीच बीच में आप देखोगे कि ज्वलन में कुछ अवरोधन आ रही है, कभी कम ज्यादा हो रहा है, फिर कहीं रुक रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार की सारे जो समस्याएं, इनको कहते हैं दहन अस्थायित्व या फिर कंबशन इंस्टेबिलिटी। जब भी वो हमारा दहन जो है स्थिरांक न हो या उसके प्रभाव में कोई अवरोधन आए या किसी प्रकार से वो ठीक से कम ज्यादा हो, तो वो सारे समस्याओं को कहते हैं दहन अस्थायित्व।
और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी में, इंजन टेक्नोलॉजी की बनावट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है सबसे बड़ी समस्या यही है कि एसी पे नियंत्रण पाना। और मतलब जो इंजीनियर, वैज्ञानिक जो भी हैं, इस पे नियंत्रण पाना जो है मतलब कि काफी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। तो आम तो चीज एक समझ में आ सकता है कि हो सकता है हमारे टंकी में जो हमारा ईंधन है वो छलक रहा हो, है ना, कि वो छलक रहा हो। जैसे रॉकेट चल रहा है, वो कभी कम ज्यादा है, कभी मतलब ईंधन ढंग से छेद में नहीं आ रहा है, जहां से उसका भरण होना है वो कभी कभी वो इधर उधर फैल रहा हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कहते हैं स्लॉशिंग। और वैसे ये जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी टंकी में अगर कोई वो रफ्तार में चल रहा है, कोई भी वाहन में टंकी हो, तो वो हो सकता है कि मतलब आपका ईंधन भी ऐसे छलक रहा हो, तो उसकी वजह से उसका सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। और ये हमारे वैसे गाड़ी की टंकियों में भी होता है, आपके पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल होता है कभी कभी, इनको कहते हैं बैफल्स या व्यारोध प्लेट, बैफल प्लेट। ये आपके वैसे गाड़ी की टंकी में भी होते हैं और इससे जो है ईंधन का छलकना थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मतलब कि टंकी के अंदर जो आपके रॉकेट के टंकी हैं, जो ऑक्सीकारक और आपके ईंधन के, वो इस तरह से लगाए जाते हैं। पर अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर टाइम लगाए जाएं, क्योंकि अब तरीके और भी होते हैं। अब पहली बात तो यह, जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि पानी जो भी उसके अंदर जो ईंधन है वो नीचे को दब रहा होगा, है ना। आप भी सोच सकते हो अगर आपका त्वरण, आपका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, किसी भी दिशा में गाड़ी में तेजी से वो तेज चल रहे हो, तो आप सीट में पीछे की तरफ भाग रहे हो, तो उतनी समस्या नहीं आती। और फिर दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, कभी कभी वो ऊपर प्रेशर से उसको दबा के रखते हैं, जिससे वो छलके ना, जिससे वो इधर उधर मतलब स्प्लैश ना करे, उसकी स्लॉशिंग ना हो। तो ये एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से हमारा मतलब दहन में अस्थायित्व है, क्योंकि अगर आपका ईंधन कभी ठीक से आ नहीं रहा तो फिर वो मतलब उसका ज्वलन में भी समस्या आएगी। अब दूसरे जो प्रॉब्लम आते हैं उसका लेना देना होता है कि जो आपके दहन कक्ष में जो आपका दबाव है वो ऊपर नीचे हो रहा हो, ठीक है। और दहन कक्ष में मतलब जो आपका दबाव है, जो प्रेशर है, वो हम एक ही तरह से कायम रखना चाहते हैं। पर अगर आपका जो प्रेशर है दहन कक्ष में अगर वो कम ज्यादा है तो फिर आपका ज्वलन भी थोड़ा कम ज्यादा होगा, या फिर ज्वलन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो परिवर्तित होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका फिर से दहन में अस्थायित्व आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगा। तो जैसे इस ग्राफ को हम देख सकते हैं, तो इसमें मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि जो ऊपर वाला ग्राफ है वहां तक ठीक माना जाता है कि करीब मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 0.5% मतलब कि वो प्रेशर में वेरिएशन या बदलाव तक सीमित रहे तो चलता है। पर अगर उससे ज्यादा है ना, तो फिर आपका जो दहन है वो अवरोधक बन जाता है और उसमें से फिर कंपन पैदा होती है, क्योंकि अगर आपका दहन ठीक से ना हो रहा। तो ये जो सारे होते हैं, जो कंपन जो है वाइब्रेशन की वजह से मतलब आपका किसी तरह से आपके दहन कक्ष में उसका दबाव में परिवर्तन आ सकता है। तो ये वाइब्रेशन या कंपन ये कहां से आ सकता है? तो पहली बात तो साफ साफ ये है कि आपका सीधे सीधे टर्बो पंप से आ सकता है। कोई भी पंप चल रहा हो, मोटर चल रहा हो, उस पर आप मतलब हाथ लगाओ ना, तो आपको एहसास होगा कहीं ना कहीं कंपन है, ऑसिलेशंस हैं, वाइब्रेशन है। तो वो तो चीज है। तो अगर वही वाइब्रेशन फिर आपके मतलब दहन कक्ष में पहुंचेंगे तो वहां का आपका प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम आएगी। पर खैर ये वाले प्रॉब्लम उतने बड़े नहीं है, क्योंकि जो वाइब्रेशन या फिर जो कंपन आपके मोटरों से आती है, जो आपके पंपों से आती है, इनको डैम्प करने के तरीके, इनको कहते हैं उसका मंद करने का तरीके होते हैं और वो इनमें लगाए जाते हैं। तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो दूसरी प्रॉब्लम है ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मैं इसको समझाता हूं। तो होता क्या है कि जो दहन कक्ष से ऊपर का जो दबाव है, ठीक है, जैसे आपके पंप से द्वारा वो नीचे खींच रहा है आपके टंकियों से, और दहन कक्ष में वो आपको ईंधन और ऑक्सीकारक आपके दहन कक्ष में डाल रहा है एक दबाव के साथ। तो उसका क्या होगा कि दहन कक्ष में दबाव बढ़ेगा। अब जो आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि हर एक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होगा। तो उल्टा फिर दहन कक्ष भी ऊपर दबाएगा उसको, ठीक है। तो फिर वो उल्टा दहन कक्ष भी ऊपर दबाएगा उसको। पर फिर क्या होगा कि दहन कक्ष से आपका प्रपेलक निकल रहा है, एक बार प्रपेलक निकलेगा तो फिर प्रेशर थोड़ा कम होगा, दबाव कम होगा, फिर नीचे से बढ़ेगा, फिर वो ऊपर दबाएगा, फिर कम होगा। तो इससे क्या होता है कि जो असंतुलन है
जो आपके दहन कक्ष का ऊपर का दबाव और दहन कक्ष के अंदर का दबाव का जो असंतुलन है ना, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। वो एक दूसरे को बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह दबाने लग जाते हैं। तो दहन कक्ष के ऊपर और अंदर के दबाव में असंतुलन के कारण कंपन पैदा हो सकती है, जिससे दहन अस्थायी हो जाता है, आपको इंस्टेबिलिटी मिलती है, और इसको कहते हैं पोगो ऑसिलेशन, ठीक है, या पोगो कंपन। तो पोगो क्यों कहते हैं? क्योंकि पोगो जो है ना एक खिलौना है बच्चों का, जिसमें वो ऊपर नीचे जंप करते हैं। इसी तरह से ये पूरा का पूरा आपका प्रेशर की वजह से ऊपर नीचे जंप करता है, और ये जो है ये बहुत ही घातक हो सकता है। और ये क्यों घातक हो सकता है, तो इसके लिए इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिंपल सा वाइन ग्लास है, ये एक बस कांच का ग्लास है, और सिर्फ एक आवाज चल रही है, एक मतलब आवृत्ति पे, एक विशेष आवृत्ति पे। और जब ये एक विशेष आवृत्ति पे पहुंचती है वो आवाज, तो आप देखोगे कि आपका जो ग्लास है वो चटक जाता है, पूरा का पूरा ग्लास, सिर्फ आवाज ही आवाज से। तो ये क्यों होता है? तो इसको कहते हैं क्या? रेजोनेंस या फिर अनुनाद। तो होता क्या है कि कभी आप किसी वस्तु को उसके जो प्राकृतिक आवृत्ति से कांपा जाए ना, तो उसमें बहुत जबरदस्त घातक कंपन पैदा हो जाती है ना। तो मतलब कि कोई भी वस्तु को, मतलब उसका कोई प्राकृतिक एक विशेष आवृत्ति क्या कंपन है, अगर उसको उससे हिलाओगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ही कंपन पैदा हो जाता है, और उससे वो मतलब टूट सकता है। और ये समस्या असल में रॉकेटों में भी होता है, खासकर जैसे यूएसए का जो सैटर्न 5 है बहुत मशहूर, उसमें ये बहुत बड़ी समस्या थी, बल्कि काफी रॉकेट इससे डैमेज भी हुए थे, इसको पोगो ऑसिलेशंस की वजह से। बल्कि यही कारण है, जैसे आपने कहीं सुना होगा कि जैसे जो मार्च कर रहे होते हैं, जैसे सैनिक कभी मार्च कर रहे होते हैं, पर जब वो पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं, उनको बोला जाता है कि कदम मिला के नहीं चलना, बस आराम से चलो, कदम मिला के मार्चिंग नहीं करना। क्योंकि अगर उनका जो मार्चिंग की आवृत्ति है उस पुल के साथ कांपने लग गई, और अगर उसका अनुनाद हो गया, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कि वही अनुनादिक जो उनकी आवृत्ति पे वो पुल कांपने लग जाए, तो वो पुल चटक सकता है, टूट सकता है, वो बहुत जोर से झूमने लग जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए लोगों को, मतलब कि जो सैनिक जाते हैं पुल के ऊपर, तो उनको बोला जाता है कि आप कदम मत मिलाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह है प्रॉब्लम की, जो जिसको हम कहते हैं दहन अस्थायित्व, कंबशन इंस्टेबिलिटी। और अब आपने देखा कि इसमें पोगो ऑसिलेशंस हैं, बाकी तरह के जो वाइब्रेशंस हैं, हर तरह के कंपन आते हैं, और फिर हमने ये स्लॉशिंग भी देखा, पर इस पे काबू पाना बहुत ही कठिन होता है। बल्कि ये जो अस्थायित्व होता है दहन में, ये समस्या इतनी बड़ी है कि यही कारण है कि हम बहुत बड़े नोजल के रॉकेट नहीं बना पाते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप ये देखिए, ये है हमारा सोयूज, ठीक है। तो सोयूज में जैसे आप देखोगे 4 जो लगे हुए साइड में, उनको कहते हैं बूस्टर। हर एक बूस्टर का जैसे कि एक इंजन है, पर उसके नोजल 4 हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि भैया एक ही नोजल हो, एक ही दहन कक्ष हो और एक इंजन हो? बल्कि ये इतने सारे नोजलों की जरूरत ही क्या है? इससे अच्छे तो एक बड़ा सा नोजल, एक बड़ा सा दहन कक्ष बनाओ, एक बस, और खत्म बात। सस्ता भी पड़ेगा, आसान भी पड़ेगा, हल्का भी पड़ेगा। क्योंकि जहां आपको इतने इंजन और इतने दहन कक्ष और इतने नोजल क्यों बनाने की जरूरत है? क्योंकि दहन कक्ष एक सीमित रहता है। क्योंकि अगर दहन कक्ष बहुत बड़ा बन जाए तो उसका जो दहन अस्थायित्व पर नियंत्रण, मतलब काबू रखना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि दहन कक्ष इतने बड़े नहीं बना पाते जितनी भी कोशिश करें। तो ये जो कंपन है, पोगो ऑसिलेशंस हैं, जो हमने कहा पोगो कंपन है, और तरह तरह के जो प्रॉब्लम आती हैं, इसलिए दहन कक्ष को थोड़ा छोटा ही रखना पड़ता है। और ये भी एक समस्या है जिससे सीमित है। अगर ये प्रॉब्लम ना होती, अस्थायित्व में, जो दहन में, जो ज्वलन में अस्थायित्व ना होता, इस टाइप की समस्या नहीं होती, तो रॉकेट बनाने बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फिर तो एक बिल्कुल बड़ा सा बनाते दहन कक्ष, जिसमें इतना मतलब शक्ति पैदा होता, इतना बढ़िया ज्वलन पैदा होता और इतना बढ़िया आपको उठन बन मिलता, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी। पर अब क्या होता है कि इंजन तो मतलब उनको कई इंजन लगाने पड़ते हैं, कई दहन कक्ष, और हर एक दहन कक्ष के अलग अलग नोजल होते हैं, और फिर उन सब का मतलब एक उनको संतुलन पैदा करना पड़ता है कि सब ठीक से चलें, साथ साथ चलें। तो इसमें मतलब काफी जटिल हो जाता है, जो असल में काफी आसान काम हो सकता था। तो जैसे यहीं आप देख सकते हैं, ये सोयूज, और आप देख सकते हैं कि जो 4 बूस्टर हैं जो आजू बाजू लगते हैं, सबका इंजन एक है,
पर फिर दहन कक्ष सबके 4 हैं और 4 नोजल हैं। तो अब देख लो आप कि उनका जो पहला चरण है जिसमें 4 बूस्टर हैं, उसी में आप 16 गिन सकते हो नोजल, ठीक है। और फिर बीच में 4 और, तो मतलब 20 नोजल तो यही हो गए। और बंदा सोचेगा कि ऐसी क्या जरूरत थी, ठीक है। तो इनके इंजन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं कि भला इंजन एक हो, मतलब टर्बो पंप का सिस्टम एक ही होगा, पर नोजल वो ज्यादा बड़े नहीं बना सकते। नोजल और दहन कक्ष का लिमिट होता है, ये नहीं है कि भैया एक ही बना के छोड़ दो, नहीं तो बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है, तो ये एक और बहुत बड़ी समस्या है मतलब रॉकेट डिजाइनिंग में। बल्कि जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट बना है कभी भी, मतलब पूरे मानवता के इतिहास में, उसको कहते हैं N1, ये जो सोवियत संघ ने बनाया था। तो इसमें उन्होंने मतलब कि उसके पहले चरण में आप पीछे देख सकते हैं 30 के 30 नोजल लगाने पड़े, 30 नोजल, और सबका एक एक इंजन। उन्होंने ये सिस्टम ऐसे बनाया था कि सबका एक एक इंजन अलग अलग होगा, नोजल भी एक अलग अलग होंगे सबके, और 30, और फिर 30 के 30 इंजनों और उनके नोजलों का उनको संतुलन बैठाना था। फायरिंग सारी एक साथ होनी चाहिए, ज्वलन एक साथ होना चाहिए, ये नहीं कि एक में ज्यादा हो रहा है फिर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऐसे भी नहीं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसकी वजह से। पर अगर कोई आसानी से अगर इतना होता तो भैया एक नोजल बनाते, एक इंजन बनाते, एक दहन कक्ष बनाते और कोई टेंशन ही नहीं होती। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है नियंत्रण पाना किस पे, दहन पे, कि वो बिल्कुल बराबर चले, स्थिरांक चले, ये नहीं कि वो थोड़ा कम ज्यादा होता रहे या उसमें अस्थायित्व आए, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट रॉकेट इंजन का। आशा आपको अच्छा लगा हो, आपने काफी सीखा। ये हमने शुरू से देखे तरह तरह के रॉकेट, तरह तरह के प्रपेलक, मतलब एकांगी प्रपेलक के रॉकेट, फिर द्वि प्रपेलक के रॉकेट, फिर हमने देखा कि उसके आकार क्यों है नोजल का, उसका कोण रूप से क्यों जाता है। हमने डी लेवल नोजल देखा, उसमें क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, कि कैसे आपको ध्वनि गति के संतुलन में या उससे सीमित ही रहना पड़ता है और उसके साथ साथ चलना पड़ता है। फिर हमने कुछ देखे कि बनावट में, जो रॉकेट इंजन की बनावट में और कुछ चीजें देखें, जैसे जो इंजेक्टर प्लेट हैं या जैसे अंतःक्षेपक पट जिसको कहते हैं। फिर हमने देखा कि उसका शीतकलन कैसे होता है, और फिर हमने आखिर में देखा कि जो दहन का अस्थायित्व कितना बड़ा समस्या है, उसका मतलब हल कैसे होता है, और कैसे मतलब हमारा दहन कक्ष का जो आकार है वो सीमित रहता है। इसी यही कारण है कि हम दहन कक्ष बहुत बड़े और तगड़े नहीं बना पाते, इसलिए हमको ज्यादा नोजल लगाने पड़ते हैं, कि मतलब वही शक्ति का रॉकेट बनाने के लिए। और आखिर में हमने देखा, जो हम कहते हैं संरूपण देखा, कि रॉकेट इंजन का कि क्यों होता है कि हमें इतने नोजल हमारे लगते हैं, कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि एक ही बड़ा नोजल लगाया जाए। तो ये था हमारा पार्ट रॉकेट इंजन का। आशा आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।